वोल्टेज रेगुलेशन एंड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि जेनर डायोड क्या है और नॉर्मल डायोड में ऐसी क्या कमी थी कि हमें इसकी नीड हुई। सो नॉर्मल डायोड के बारे में हम जानते हैं कि अगर वो फॉरवर्ड बायस है, इट मीन्स इसका जो पी पार्ट है वो अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है और एन पार्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है, तो इस कंडीशन में डायोड करंट फ्लो को अपने अंदर से अलाउ करता है और इसके अंदर से हमें करंट मिल जाती है। बट अगर इसे रिवर्स बायस पे कर लगा दिया जाए, लाइक पी पार्ट को अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, तो अगर डायोड को रिवर्स बायस में रख दिया जाता है तो ये जो नॉर्मल डायोड होता है वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करवाने देता। सो रिवर्स बायस में वी कैन नॉट यूज दिस डायोड, और इसका रीजन है क्योंकि हमें पता है कि पी और एन जंक्शन जो होता है उसके बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है। अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो ये डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, जिसकी वजह से चार्जेस का जो मूवमेंट है वो इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके आराम से पूरे सर्किट में फ्लो होता है और करंट हमें मिलती है। लेकिन ये अगर इसे रिवर्स बायस में कर दिया जाए तो पी और एन के बीच की जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा थिकनेस को चार्ज कैरियर्स पास नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमें करंट नहीं मिलती है। तो ज़ीनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जिसका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा डिफरेंट होता है इस नॉर्मल पीएन डायोड से, और उसके कंस्ट्रक्शन की वजह से ही वो रिवर्स बायस में भी काम करता है। सो यहाँ पर ये सिंपल जो डायोड था हमारा पीएन जंक्शन डायोड, मैंने उसके ऊपर लेक्चर दिया है, उसके अंदर मैंने बताया कि इसके लिए जो ग्राफ आता है करंट वर्सेस वोल्टेज का, वो फॉरवर्ड रीजन में तो इस तरह का आता है। इट मीन्स जैसे-जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं हमें करंट की वैल्यू बढ़ती है, और पीछे की डायरेक्शन में वो इस तरह का ग्राफ आता है। इट मीन्स हम वोल्टेज कितना भी बढ़ाते हैं लेकिन हमें करंट की वैल्यू नहीं मिलती है। ये जो थोड़ी-सी करंट होती है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आती है। अदरवाइज़ हमको रिवर्स बायस में कोई करंट का ग्राफ नहीं मिलता। जबकि ज़ीनर डायोड में हमें फॉरवर्ड बायस में तो वो नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, सो सेम टू सेम ग्राफ मिल जाता है। लेकिन रिवर्स बायस के अंदर हमारे पास जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड वीजेड, जिस पर हमें करंट की वैल्यू सडनली इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई हुई मिलती है, और एक ही वैल्यू पर हमें वो करंट मिलती जाती है, और यहाँ से यहाँ तक की रेंज पूरे में कंटिन्यू करंट इंक्रीज हो रही है जबकि वोल्टेज कांस्टेंट है। और इसी इफेक्ट का यूज किया जाता है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में या फिर वोल्टेज रेगुलेशन में। तो पहले देख लेते हैं एक बार जेनर डायोड का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होता है। सो ज़ेनर डायोड के अंदर 2 तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, एक तो होता है ज़ीनर इफ़ेक्ट। अब पहले समझते हैं ज़ीनर इफ़ेक्ट क्या है। होता क्या है कि जो पी और एन जंक्शन हो, नॉर्मल जो पीएन डायोड होता है उसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लेते हैं और एक एन टाइप हम लेते हैं। लेकिन इनमें जो डोपिंग की हुई होती है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब ना तो हाई डोपिंग की हुई है, ना ही लो डोपिंग की हुई है। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना, तो जितनी ज़्यादा अशुद्धि हम मिलाते हैं उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स इसमें होंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। तो जब नॉर्मल डायोड बनाते हैं तो इसकी डोपिंग एवरेज रखते हैं, ना ज़्यादा कम, ना बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब ज़ीनर डायोड बनाते हैं, तो हम एक ऐसा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, जिसमें हम पी टाइप के जो डोपिंग है, अशुद्धि है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं। एन टाइप जो है, उसमें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा रख देते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रख देते हैं। अभी उससे होगा क्या? होता ये है कि अब जब इनके बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है, तो बिना किसी बाहर के वोल्टेज दिए अपने आप उस डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो बहुत ही पतली बन जाती है। कारण क्या है इसका? होता क्या है, डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है? डिप्लीशन लेयर इसलिए बनती है कि जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, तो एन में से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी की तरफ जाने लगते हैं और पी में से होल निकलकर एन की तरफ आने लगते हैं। तो रास्ते के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल मिलके रिकम्बाइन होते हैं। रिकॉम्बिनेशन से वो न्यूट्रल एटम की तरह बिहेव करते हैं, वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि वो फ्री चार्ज नहीं रहते। एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, रिकम्बाइन हो चुके हैं। तो जितने-जितने एरिया में या जितने-जितने वॉल्यूम में ये रिकॉम्बिनेशन होता है, उस एरिया में हम कहते हैं कि डिप्लीशन लेयर बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पर फ्री चार्ज नहीं है, ना तो फ्री होल है, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों आपस में मिल चुके हैं। अब हाई डोपिंग से क्या होता है? हाई डोपिंग से ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना शुरू करेंगे, तो उन्हें रिकॉम्बिनेशन के लिए होल ढूँढने पड़ेंगे, और उन होल को ढूँढने के लिए उनको ज़्यादा
दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने इतनी ज़्यादा मात्रा में पी टाइप की इम्प्योरिटी मिला रखी है कि डिप्लीशन लेयर यानी जहाँ पर इनका कॉमन जंक्शन है, उस जंक्शन पर ही बहुत सारे होल मिल जाएँगे इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर क्यों जाएँगे? इलेक्ट्रॉन यहीं पर इनसे रिकम्बाइन हो जाएँगे और इसी तरह से होल भी एन वाले साइड में ज़्यादा क्यों जाएँगे? उनको बहुत ही कम दूरी पर ट्रैवल करने से ही रिकॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों को होल मिल जाएँगे और होल को इलेक्ट्रॉन मिल जाएँगे। तो ये जो सारी प्रोसेस है, सारी प्रक्रिया है, ये बहुत ही कम एरिया में ही कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि डिप्लीशन लेयर हमें बहुत ही पतली मिली है। अब पतली डिप्लीशन लेयर होने का बेनिफिट क्या है? डिप्लीशन लेयर की थिकनेस अगर बहुत कम है, सपोज़ करो इधर p है और इधर n है। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए, तो ये जो होल है, इस होल का ये वाला सरफेस जो है वो कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। और उसी तरह से क्योंकि बहुत सारे होल इधर n की तरफ आए, तो जो डिप्लीशन लेयर का सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है, उस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि होल बहुत मात्रा में इधर गए हैं। सो जब डिप्लीशन लेयर के पास-पास जो वाला सरफेस एन टाइप में है, यानी कि सरफेस तो बेसिकली देखा जाए तो एन टाइप में है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे होल जाके उस सरफेस पे जमा हो चुके हैं, इसलिए वो चार्ज जो है वो पॉजिटिव उस टाइप का बन चुका है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं बहुत सारे, तो ये डिप्लीशन लेयर का सरफेस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर से बहुत सारे होल जा चुके हैं, तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बन चुकी है और हमें यहाँ पर पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमको मिल चुका है। अब अगर अपन इसको रिवर्स बाय देते हैं, ठीक है? अब अगर अपन इसको रिवर्स बाय देते हैं, इसका मतलब है इधर हमारा p टाइप था और इधर हमारा n टाइप था। सो p टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और n टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये रिवर्स बायस में ही चेक करना है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इस प्लेट की नेगेटिव पोटेंशियल को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। सिमिलरली ये जो पॉज़िटिव टर्मिनल है, ये इस पॉज़िटिव वाले प्लेट को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। इट मीन्स अगर आप इसकी कंपैरिज़न एक कैपेसिटर से करो, तो आपको पता है, वैसे तो पता है कि हमें पी-एन जंक्शन डायोड जो होता है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। इसका मैंने एक लेक्चर बता रखा है शायद, कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पी-एन जंक्शन। उसमें आप देखिएगा कि मैंने प्रूव किया है कि एक पी-एन डायोड एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, जिसकी पी टाइप पी प्लेट और एन टाइप नेगेटिव प्लेट की तरह काम करती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज करो ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और हमने इसकी नेगेटिव स्ट्रेंथ और बढ़ा दी, इसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी और बढ़ा दी। क्या लगा के? रिवर्स बायस लगा के हमने इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। सो होगा क्या? इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक प्लेट अगर पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। और इन दोनों के बीच की क्योंकि दूरी कम है, तो दूरी कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/D। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी डिप्लीशन लेयर की जो ये थिकनेस है ये बहुत ही कम है, इट मीन्स D की वैल्यू हमारे पास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास? बहुत ही ज्यादा। इतनी ज्यादा मात्रा में जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो एन टाइप और पी टाइप के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद है, वो आसानी से घूम सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पी टाइप है और एन टाइप है और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनी थी और इस डिप्लीशन लेयर की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दी। इसका मतलब बहुत हाई पावरफुल, हाई स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर काम कर रही है। और क्योंकि आपने पी टाइप में और एन टाइप में अशुद्धि, जो इम्प्योरिटी है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिला रखी है, इसका मतलब इस पी टाइप के पास फ्री होल बहुत सारे हैं, एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है वो बहुत सारे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई स्ट्रेंथ की है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आराम से ये जो इलेक्ट्रॉन है और इधर वाले होल हैं, ये डिप्लीशन लेयर को बहुत इजीली पार करेंगे और दोनों की वजह से करंट हमें मिलेगी और वो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमने डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी है। सो चार्ज कैरियर्स की संख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है और इस वजह से हमें करंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिल जाती है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जेनर इफेक्ट, ठीक है। और ये जेनर इफेक्ट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे होता है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है कि शुरुआत में जब हमने केवल पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा हुआ होता है, तब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस
कम होती है लेकिन कुछ तो होती है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ रिवर्स बायस लगाना पड़ता है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ रिवर्स बायस लगाना पड़ता है। जब हम पोटेंशियल की वैल्यू 0 से लेके इंक्रीज़ करते हैं तो शुरुआत में हमें करंट नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही हम रिवर्स बायस की उस पोटेंशियल पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने रीज़न एक्सप्लेन कर दिया है कि रिवर्स बायस में होने के बावजूद ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता है। अब एक बार ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ यहाँ पर देखिए। हमने देखो वो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ करी रिवर्स बायस में, लेकिन करंट हमें शुरुआत में नहीं मिली। फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज आया Vz, जिसके ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई और आसानी से N और P टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, वो डिप्लीशन लेयर को पार करके सर्किट में करंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने लग गए। इस पर्टिकुलर Vz पर हमें सडनली करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाती है और इस रीज़न को, जहाँ पर ये चीज़ होती है, आई मीन वोल्टेज बढ़ाने से वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर हमें करंट की वैल्यू सडनली बहुत इंक्रीज हुई हुई मिलती है, उस रीजन को बोलते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन रीजन, हिंदी में इसको बोलते हैं भंजन प्रभाग। इस मेथड को, ये जो प्रोसेस था, इसको बोलते हैं ज़ीनर इफ़ेक्ट, ज़ीनर प्रभाव। इसका एक नाम और होता है सुरंगन प्रभाव। सुरंगन प्रभाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो है वो काफ़ी पतली है, तो इसको पार करके इस सुरंग की तरह जैसे पार करते हैं, वैसे चार्ज कैरियर्स इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसको सुरंगन प्रभाव भी कहते हैं या फिर ज़ीनर प्रभाव भी कहते हैं या फिर ब्रेकडाउन रीजन भी कहते हैं। तो अब दूसरा एक इफ़ेक्ट होता है एवलांच इफ़ेक्ट। एवलांच इफ़ेक्ट को हिंदी में भी यही नाम होता है इसका, एवलांच प्रभाव। अभी एवलांच इफेक्ट क्या होता है? सपोज हमने ज़ीनर डायोड बनाते वक़्त डोपिंग ज़्यादा नहीं करी है। इट मीन्स हमने जो पी टाइप और एन टाइप ली है उसकी डोपिंग नॉर्मल रखी है। नॉर्मल डोपिंग में हमारे पास क्या होता है कि होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी प्रीवियस केस में थी। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो एन है, जब जंक्शन बनेगा तो जंक्शन बनते वक़्त इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाएँगे और ये वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से होल एन की तरफ आएँगे तो ये वाला सरफेस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस लगाएँगे। रिवर्स बायस का मतलब होता है कि पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये एन टाइप मटेरियल है, इसलिए इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पी टाइप है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। अभी होता क्या है कि जैसे-जैसे हम इस रिवर्स बायस को बढ़ाएँगे, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डेफिनिटली जो डिप्लीशन, ध्यान रखिएगा इस वक़्त जो डिप्लीशन लेयर बनी है उसकी थिकनेस ज़्यादा है पहले के कंपैरिज़न में। पहले तो क्या डोपिंग बहुत ज़्यादा कर दी थी, तो रिकॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन और होलों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। अभी उनको दूर जाना पड़ेगा क्योंकि डोपिंग हमने कम कर रखी है। इस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये रिवर्स बायस वोल्टेज कंटिन्यू बढ़ाने से क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो भी कहो, यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है, उस डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में सपोज़ कोई बॉन्ड बन रखा है, वो साथ-साथ में है। जब हम पोटेंशियल देते हैं, पोटेंशियल देने में हमें पता है किसी भी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को जब पोटेंशियल मिलता है, तो वो पोटेंशियल से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और वो चलना शुरू करता है। अभी अगर V पोटेंशियल हम इलेक्ट्रॉन को भी दे रहे हैं और होल को भी दे रहे हैं, तो टेंडेंसी क्या होती है, इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होते-होते एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा आएगा जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और होल भी अलग हो जाएगा। अलग होने के साथ-साथ क्योंकि हमने V पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके अलग डायरेक्शन में जाएगा और होल भी ये एनर्जी लेके अलग डायरेक्शन में जाएगा। ये पार्टिकल हाइली एनर्जेटिक है। तो जब ये हाइली एनर्जेटिक पार्टिकल किसी दूसरे न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब जहाँ और इलेक्ट्रॉन और होल जुड़े हुए हों, जब ये उन तक पहुँचेगा तो उनसे टक्कर करेगा और टक्कर के दौरान ये अपनी एनर्जी इन दोनों को दे देगा जिससे कि उनका बॉन्ड भी टूट जाएगा। पहले एक बॉन्ड टूटता है, फिर इलेक्ट्रॉन और होल अलग होके दूसरे जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से न्यूट्रल पेयर बन चुके थे, उन सबको धीरे-धीरे ये तोड़ते हैं और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहती है और जब ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता रहता है, तो थोड़ी देर बाद डिप्लीशन लेयर में कुछ भी रिकम्बाइंड
चार्ज कैरियर्स नहीं बचते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं होते हैं और सारे होल फ्री हो चुके होते हैं। और जैसे ही वो फ्री होते हैं तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में जाते हैं, होल अलग डायरेक्शन में जाते हैं और वो सर्किट में फ्लो होके सडनली करंट को बहुत इंक्रीज कर देते हैं। सो ये वाला जो इफेक्ट होता है इसे हम कहते हैं एवेलांच इफेक्ट, और इसकी वजह से भी हमें करंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा मिलती है। तो ज़ीनर जो डायोड होता है उसमें करंट जो ज़्यादा मिलती है उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ज़ेनर इफेक्ट की वजह से मिल रही है या फिर एवालांच की वजह से मिल रही है। ज़ीनर इफेक्ट कब होता है? जब हम पी और एन टाइप की डोपिंग ज़्यादा करते हैं और रिवर्स पोटेंशियल कम लगाते हैं। जबकि एवालांच कब होता है? जब हम पी और एन में डोपिंग कम करते हैं लेकिन रिवर्स बायस हम ज़्यादा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो ग्राफ बन रहा है, अगर ये ज़ीनर इफेक्ट की वजह से बनेगा तो ये यहीं पर बन जाएगा, क्योंकि ज़ीनर इफेक्ट के अंदर हमें कम रिवर्स बायस पे ही करंट मिल जाती है। लेकिन अगर एवालांच करना है तो क्योंकि डोपिंग नहीं करी हुई ज़्यादा, इसलिए हमें डिप्लीशन लेयर की मोटाई को पार करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो ये ग्राफ थोड़ा आगे चल के फिर ऐसे होता है। कैसे पता चलेगा कि ज़ीनर इफेक्ट हो रहा है या एवालांच इफेक्ट हो रहा है? फॉरवर्ड बाय तो कॉमन है। अगर ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो जाता है तब तो ये ज़ीनर इफेक्ट की वजह से हो रहा है, और अगर ये थोड़ा आगे जाके और फिर ऐसे होता है तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एवालांच की वजह से हो रहा है। तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों में ही करंट हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये था ज़ीनर डायोड का कांसेप्ट। अब इससे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कैसे होता है? सो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन की नीड क्या है? सबसे पहले ये देखो। सो सपोज करो हम इनपुट सिग्नल जो लगाते हैं हमारे घरों में, सपोज एसी सिग्नल आ रहा है तो हमें पता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है बार बार। और हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए बाहर जिसमें हमें वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, यानी कि हम नहीं चाहते कि वो वैल्यूज फ्लक्चुएट हो, वो कांस्टेंट आनी चाहिए। तो ये वोल्टेज को बोलते हैं स्टेबलाइज करना, और इसके लिए ज़ीनर डायोड यूज कर सकते हैं। तो कैसे काम करता है? सो सपोज ये इनपुट पोटेंशियल है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने इसको ज़ेनर डायोड से कनेक्ट कर रखा है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसके सिरों पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और हम ये कह रहे हैं कि जो इनपुट है वो नॉन रेगुलेटेड है। नॉन रेगुलेटेड का मतलब इसमें चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आउटपुट में हमको जो मिल रहा है उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। सो अगर आप ध्यान से देखें तो जो लोड रेजिस्टेंस है और जो ज़ेनर डायोड है वो एक दूसरे के पैरेलल में है, और पैरेलल में जब कोई एलिमेंट होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। तो ज़ेनर डायोड के अक्रॉस सपोज करो पोटेंशियल वीजेड है, तो यही वीजेड हमें क्या मिलेगा? आरएल के सिरों पर भी मिलेगा। तो मैंने आउटपुट को किस रूप में लिख दिया है? वीजेड। अब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं और वीजेड की वैल्यू निकालते हैं। सो हमें भी पता है कि वी सपोज यहाँ से चले तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से प्लस जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज। तो हमने क्या ले लिया? वी को पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया, और फिर आई करंट आर में से गुजरी तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा? माइनस का आई आर। फिर हम आगे चले, ओके। आगे चलने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो पोटेंशियल है, चाहे आप यहाँ जेड वाली ब्रांच ले लो चाहे आरएल वाली ब्रांच ले लो, कोई सा भी एक लूप ले लेते हैं। तो कोई से भी एक लूप को मैं पहले पूरा बना देती हूँ ताकि आसान रहे हमारे लिए समझना। सो हमें सपोज करो यहाँ पर वी आई था, ठीक है, ये पॉजिटिव था हमारा और ये नेगेटिव था। उसके बाद रेजिस्टेंस था, और उसके बाद हमारा यहाँ पे आरएल समझ लो या वीजेड समझ लो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही है। सो हमें यहाँ पर करंट थी इसके अंदर आई, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वीजेड है, और ये हमारा पॉजिटिव था और ये हमारा नेगेटिव था। सो यहाँ पर हमें मिल रहा था वी आई माइनस आई आर माइनस वी जेड बराबर 0, क्योंकि हम यहाँ से गए तो माइनस से प्लस इंक्रीज हुआ तो ये पॉजिटिव आ गया, फिर आई आर में से आई करंट गई तो ये नेगेटिव हो गया, और फिर ये प्लस से माइनस में आए तो डिक्रीज हुआ तो माइनस का वी जेड ले लिया। तो यहाँ से वी जेड की वैल्यू कितनी मिली है? वी आई माइनस आई आर। तो ये देखो वी जेड का वैल्यू मिली है हमें वी आई माइनस आई आर। अब जब इनपुट वोल्टेज चेंज होगा तो सपोज करो इसमें चेंज हुआ डेल्टा वी आई में कुछ चेंजेस हुआ डेल्टा वी आई। तो जैसे ही इसमें चेंजेस होगा होगा क्या? यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अगर इनपुट सिग्नल की वैल्यू आप बार बार चेंज करोगे तो उससे पास होने वाली करंट भी चेंज होगी। सो यहाँ पर क्या होगा? आई में चेंजेस होंगे, लेकिन ये जो आई है वो आगे जाके दो ब्रांचेस में जा रही है। किस किस में जा रही है? कुछ पार्ट इसका जेड जीनर डायोड में जा रहा है और बचा हुआ पार्ट इसका आरएल में से जा रहा है। हमको चाहिए कि आई एल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए जब आई चेंज हो रही हो, क्योंकि अगर इनपुट पोटेंशियल चेंज होगा, देखो यहाँ पे वी आई के अंदर अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली ये करंट तो चेंज होगी आई, और आप चाहते हो कि आई एल हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इसका एक ही तरीका है कि जितना आई में चेंज हो रहा है उतना का उतना चेंज किस में हो जाए? आई जेड में हो जाए, जो कि जीनर डायोड के अंदर से करंट जा रही है। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि जो लोड रेजिस्टेंस में करंट जा रही है उसको पता ही नहीं चलेगा कि इनपुट में कुछ चेंज भी हुआ है, क्योंकि जितना चेंज आई में हो रहा है, यहाँ से देखो
यहाँ से I की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, IZ प्लस IL। तो जब I में चेंज होता है डेल्टा I, अगर उतने का बराबर चेंज अगर IZ में हो जाए तो IL के अंदर चेंजेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जेनर डायोड यही करता है, अगर जेनर डायोड वहां नहीं होता तो जितना चेंज I में होता उतना का उतना IL में होता, तो इनपुट चेंज से सीधा सीधा आउटपुट चेंज हो जाता। लेकिन Z की प्रेजेंस से, जेनर डायोड लगाने से वहां पर क्या हो रहा है कि जब इनपुट करंट चेंज होगी तो उतनी ही मात्रा में IZ यानी जेनर डायोड अपने अंदर से गुजरने वाली करंट चेंज कर लेगा, जिससे कि हमें आउटपुट वोल्टेज सेम टू सेम मिलेगा। अब आउटपुट वोल्टेज क्यों चेंज नहीं होता है, हम अगर आप ध्यान से देखें तो देखो जेनर डायोड और लोड रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है। पैरेलल में होने का मतलब इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए, लेकिन जेनर डायोड में से तो करंट कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो जेनर डायोड में से करंट चेंज हो रही है, फिर भी उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर अभी अभी अपन ने जो ग्राफ प्लॉट किया, अगर आप उस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ मिला था अपन को। सो यहाँ पर VZ यानी कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, अब ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज है जेनर डायोड में फ्लो होने वाली करंट की। सो यहाँ से यहाँ तक अपन आ रहे हैं तो करंट कंटिन्यू चेंज हो रही है, पर इस पूरी रेंज के लिए क्या पोटेंशियल चेंज हुआ, नहीं। VZ कांस्टेंट है, करंट यहां से लेकर यहां तक बढ़ रही है। इसका मतलब जेनर डायोड की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर से अगर करंट को चेंज भी करवाओगे तो भी वो अपने अंदर से पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देगा। और यही कारण है कि जब इसके अंदर से करंट चेंज होती है तो RL के सिरों पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, क्योंकि RL के सिरों पर पोटेंशियल वही है VZ। और VZ अभी अभी अपन ने देखा करंट चेंज हो रही है लेकिन VZ चेंज नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जेनर डायोड आउटपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज करके रख देता है।